न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट जो चेंज होती है वो डिमांड के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अगर कोई छोटा बच्चा है उसका डिमांड अलग होता है, कोई एडल्ट हो जाता है तो उसका डिमांड डिफरेंट होता है, जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसका डिमांड डिफरेंट होता है। जब कोई किसी की बॉडी अगर जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है उतना बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रहा है फॉर सम रीजन, उसका वेस्ट नहीं निकाल पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम नॉर्मल से रिक्वायरमेंट को चेंज करते हैं, नॉर्मल से इनटेक को चेंज करते हैं, लाइक स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन। तो एवरी पर्सन इन एवरी सिचुएशन, एवरी एज, हर एक का अलग अलग न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है रिक्वायरमेंट होती है मगर कुछ बॉडी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हम कुछ चीजें नहीं दे सकते, रिस्ट्रिक्टेड होती है। सो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फैट एंड हेल्थ एस्पेक्ट। तो फैट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में हमेशा डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे एक और फीटस भी है, उसकी डिमांड को भी पूरा करना है। देन मैं ये पीडीएफ शेयर करती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कैन यू सी दैट? अभी है क्या, शेयर्ड है क्या? No, ma'am, not coming. Okay. Okay. ओके, आज प्रॉपर्ली करते हैं। सो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में जो चेंजेस होते हैं दैट इज लिनोलेक एसिड रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये 4.5% बढ़ जाती है बिकॉज इट इज एसेंशियल फैटी एसिड्स। जो बच्चे की जो बॉडी होती है, ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन होता है, दैट इज ऑलमोस्ट फैट। जो ब्रेन है वो मैक्सिमम फैट होता है। तो इसीलिए उस फैट को कंप्लीट करने के लिए गुड फैट, दैट इज एक्चुअली गुड फैट, तो उसको कंप्लीट करने के लिए लिनोलेक एसिड रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है। तो उस टाइम प्रेगनेंसी में दैट फैट इज इंक्रीज करना बहुत जरूरी होता है। दिस कैन बी मेड फ्रॉम 30 ग्राम ऑफ ऑयल विच हैज 20% मोर, जितना आप ले रहे हैं उससे 20% मोर होता है। सो कॉरेस्पॉन्डेंस 45 ग्राम ऑयल इनटेक करना पड़ेगा। लाइक जनरली 30 होता है और इस केस में हम 25 to 30 होता है, इस केस में हमें 45 देना है। देन इन्फेंसी में क्या होता है? एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इंश्योर 30 ग्राम फैट इनटेक बाय इन्फेंट्स ऑफ विच 10% इज लिनोलेक एसिड। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उस केस में लिनोलेक एसिड उनको मिल जाता है। देन यंग एंड ओल्डर चिल्ड्रन में क्या होगा? यंग एंड ओल्डर चिल्ड्रन नीड 3% एक्स्ट्रा टू कंप्लीट देयर रिक्वायरमेंट। So however, more visible oil is needed to improve energy density, density to diet otherwise
अदरवाइज सीरियल बेस्ड डाइट बिकम बल्कि, क्योंकि ऑयल से हम थोड़े से ऑयल में बहुत ज़्यादा कैलोरी दे पाते हैं, अगर हम सीरियल से देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए ऑयल के थ्रू बच्चे को दिया जाता है, ज़्यादा फैट बच्चों को दिया जाता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे एक मैच्योर एडल्ट जिनकी हाइट वेट सब अचीव हो चुका है नॉर्मल, तो अगर उससे छोटे बच्चों को कंपैरिजन किया जाए तो उनमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो ग्रो कर रहे होते हैं। Okay, now there is special condition in cancer. So role of fat in cancer is डिबेटेबल। इसमें कुछ क्लियर अभी तक नहीं है कि कितना कम देने से कुछ चेंजेस होता है कि नहीं। सो हाई फैट इंटेक इज इंडिकेटेड एज रिस्क ऑफ फैक्टर ऑफ कैंसर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज ब्रेस्ट इज मेनली फैट, colon etc. Saturated fat intake is seen as a cause in many cancer events. So cooking in reuse oil, that is very cancerous. That is proved कि अगर जो लोग बहुत reuse करते हैं oil, that may be cancerous, and वो काफ़ी free radical body में बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा बॉडी में फ्री रेडिकल होंगे उतना ज़्यादा बॉडी में कैंसर सेल होने के चांसेस बनते हैं। और इनको फ्री रेडिकल्स को कम कैसे किया जाएगा? तो एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल को खत्म करते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलते हैं। सो अगर आप कुछ भी बहुत प्रोसेस्ड खाते हैं, बहुत ऑयली खाते हैं, तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनेंगे बॉडी में जो कि कैंसरस है, हार्मफुल हैं, जो डैमेज करते हैं सेल्स को, किसी भी ऑर्गन को के सेल को डैमेज करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं। तो अगर उनसे बचना है तो वी हैव टू इंक्रीज योर फ्रूट इनटेक एंड वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक। नाउ रिड्यूसिंग फैट इनटेक। बहुत सारे मेथड्स हैं। हम कम क्वांटिटी पर मील यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम महीने का हिसाब कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें इतने के अंदर ही मंथली कंजम्पशन करना है। लाइक अगर किसी का रिक्वायरमेंट मैं बता रही हूँ कि आपको 600 ml एक महीने में कंज्यूम करना है, अगर उन्होंने उतना पहले ही अचीव कर लिया तो उसके बाद उन्हें बॉयल फूड खा लेना चाहिए। तो उनसे क्या होगा, उनका मंथली जो रिक्वायरमेंट है, जो जितना खा सकते हैं उसके ऊपर नहीं जाएगा। सो दैट इज द मेथड। तो फर्स्ट मंथ हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम हो सेट करने में, नेक्स्ट मंथ उनको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें और कितना कम एवरीडे यूज करना है जिससे हमें लास्ट के डेज में बॉयल फूड ना खाना पड़े। तो दैट इज द मेथड। और समटाइम्स दे कैन यूज वंस इन अ वीक बॉयल फूड, बेकिंग कर सकते हैं, but in baking also so many people use oil। और जो हम मिल्क यूज कर रहे हैं वहाँ से हम कट डाउन कर सकते हैं फैट का। तो लो फैट मिल्क यूज कर सकते हैं। अगर लो फैट मिल्क हम नहीं लेना चाहते, कुछ पेशेंट होते हैं जो पैकेट वाला मिल्क नहीं पसंद करते, तो उस केस में हम क्या सजेस्ट करते हैं कि काउस मिल्क या बुफेलोस मिल्क जो भी है उसको लेना है, उसके बाद बॉईल करके फॉर 10 to 12 आवर्स उसको फ्रिज में रेस्ट के लिए रखना है। फिर रेस्ट रखने के बाद फैट सेपरेट हो जाता है और उसे रिमूव करके देन उसको जैसे भी रीहीट करके या ठंडा जैसे भी खाना है वो खा सकते हैं। तो दैट इज टोन्ड मिल्क। ऐसे हम घर में सिंगल टोन कर सकते हैं मिल्क को। एंड डेजर्ट के लिए कोशिश करना है फ्रेश फ्रूट्स ये सब खाने के लिए, ना कि आइसक्रीम्स एंड ऑल। तो वहाँ से हम फैट को काफ़ी ज़्यादा कट डाउन कर सकते हैं।
Okay, now we will start minerals, vitamins and minerals. So ये आते हैं, ये दोनों आते हैं प्रोटेक्टिव ग्रुप के अंदर. So they protect our body, our organs, they protect from infections. So these are called protective nutrients. So vitamins and minerals together form a category of protective and regulatory food. As the same suggests, it means that these two categories of nutrient in food protect the body from diseases and infection and also help in to function optimally. Like properly, optimally कैसे बॉडी काम करे, उसमें ये दोनों रोल प्ले करते हैं. जैसे प्रोटीन, फैट, इनका तो हुआ मेन काम करना, मगर वो सही से काम करे, सारे ऑर्गन सही से फंक्शन कर पाए, तो उसके लिए दे आर हेल्पफुल. सो विटामिन्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट एक्ट एज कोएंजाइम, ठीक है, ये साथी की तरह, एक हेल्पर की तरह हम कह सकते हैं. एंड a regulator of metabolic process. There are 13 known vitamins, most of which are present in food, while some are produced within the body. ठीक है, कुछ हमारे बॉडी के अंदर भी बनते हैं और कुछ हम बाहर से लेने पड़ते हैं. जैसे कुछ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें बाहर से, उनको हम एसेंशियल बोलते हैं. जो हमारी बॉडी में नहीं बनते उनको हम नॉन एसेंशियल बोलते हैं, जिनको लेना पड़ता है उनको हम एसेंशियल बोलते हैं. तो जैसे कोलेस्ट्रॉल, ये हम खुद बना लेते हैं. हम कुछ फैट्स खाएंगे, कुछ शुगर खाएंगे, जो भी रिच कैलोरी वाला होगा, अल्टीमेटली हम उसको बॉडी में बना लेते हैं. वैसे ही कुछ चीजें होती हैं जो हम नहीं बना पाते बॉडी के अंदर, तो दैट आर कॉल्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. सो vitamins are the organic substance that act as coenzyme and a regulator of metabolic process. There are 13 known vitamins, most of which are present in food, while some are produced within the body. Depending on the property of solubility, vitamins are divided into two groups, where some are produced within the body. Depending on the property of solubility, vitamins are divided into two groups, namely water soluble and fat soluble. ठीक है, हमने पहले भी एक बार बात की है इसके बारे में कि जो विटामिन वाटर के साथ, बॉडी के अंदर वाटर के साथ मिक्स होके रह सकते हैं, उनको हम वाटर सॉल्युबल बोलते हैं, और जो हमारी बॉडी फैट के अंदर मिक्स होके रहती है उसको हम फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं. सो वाटर सॉल्युबल विटामिन हमेशा हमें एवरीडे खाना पड़ता है, क्योंकि वो स्टोर नहीं रह सकते, क्योंकि वाटर हमेशा सर्कुलेट, मतलब साइकिल की तरह बॉडी से एलिमिनेट होता है, फिर न्यू वाटर लेते हैं, वो कभी भी स्टोर होके नहीं रहता है वाटर. एंड जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, बॉडी में फैट जो है वो स्टोर होके रह सकता है. तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसको हमें एवरीडे नहीं भी लेंगे तो चलेगा. वी कैन स्टोर इन आवर बॉडी, कभी ज्यादा खा लिया, कभी नहीं भी खाया, इट इज ओके. So, water soluble vitamin include B complexes, मतलब B के सारे जो parts हैं, B1, B2, B3, everything. So, which is a group of B vitamins and C और ascorbic acid. C को हम ascorbic acid के नाम से जानते हैं. सारे vitamins के एक specific नाम होता है, इनको short में हम A, B, C इस तरह से हम use करते हैं, मगर सबका एक specific नाम भी है. While the fat soluble vitamin comprise of 4 vitamins A, D, E, K, fat soluble vitamins. A, D, E, K are termed so because they are found in nature in close association with fatty foods such as butter, cream, vegetable oil जो हम refined oil बोलते हैं, meat, poultry, fish and their products. तो इनमें ये बॉडी के अंदर इसके थ्रू भी जाते हैं, और इसके अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के फैट जो लीवर है उसके अंदर स्टोर होके रहता है. While fat soluble vitamin A, D, E and K dissolve in fat before they are absorbed in the bloodstream to carry out their function, and water
soluble vitamin that is B complex and C dissolve in water. तो सिर्फ दो याद रखने आपको, B and C, ये वाटर soluble है. इसके अलावा जो भी हैं वो सारे फैट soluble हैं. So excessive fat soluble vitamin are stored in the liver because liver का काम क्या है? फैट को स्टोर करना. Whereas water soluble vitamin are not stored, hence a continuous supply of them is required in our diet. So हमारा डाइट में जनरली हम क्या करते हैं? सैलड खाते हैं तो उसमें नींबू जरूर डालते हैं ना, तो वहां से हमें एवरीडे विटामिन सी मिल सकता है. So minerals are required by humans for optimal functioning. Most mineral can be detected in the body. अभी हमने vitamins की बात कर ली. Now minerals are different from vitamins. So most minerals can be detected in the body and only 15 of them are known to be essential and must be derived from food. One thing I want to clear that today I had a patient, उनको लगता था कि वेजिटेबल से प्रोटीन मिलता है, तो ये चीज़ अभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सारे ग्रुप में क्या रिच रहता है उसी को हम मानते हैं. तो लाइक वेजिटेबल से को हम प्रोटीन के केस में नहीं मानते, हम उसको विटामिन एंड मिनरल्स की चीज़ें उससे हम लेते हैं. ठीक है, प्रोटीन हम सिर्फ दाल एंड मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेज थिंग्स उससे लेते हैं. तो अगर किसी का हमें प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करना है तो कभी भी हमें वेजिटेबल्स को, किसी भी वेजिटेबल को रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है. ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. और कई मिथ्स ऐसे भी हैं, लोगों को लगता है प्रोटीन खाने से वेट गेन हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे, मिल्क खाने से मोटे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है. प्रोटीन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन मिल्क में जो फैट है उसकी वजह से मोटे हो सकता है. प्रोटीन से बॉडी मोटी नहीं होती, उससे गुड वेट रहता है, बॉडी में सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स, मगर फैटी सेल्स नहीं बनते हैं. तो नाउ minerals are required by humans for optimal functioning. Most minerals can be detected in the body and only 15 of them are known to be essential and must be derived from food. तो सिर्फ 15 हैं जिनको लेने पड़ते हैं. These mineral elements are broadly divided. कुछ तो हम नोटिस नहीं करते उतना क्योंकि वो इजीली मिल जाते हैं, हमें कुछ ही चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इन्हीं को देखना पड़ता है. बिकॉज बाकी जो पोटाशियम है, सोडियम है, ये आराम से बहुत सारे सोर्सेज से मिल जाते हैं, इनकी डिफिशियंसी बॉडी में नहीं होती है. तो हमें बहुत ज़्यादा 15 के चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पोटेशियम कहाँ से मिलेगा. पोटेशियम का पता होना चाहिए ज़रूर, बिकॉज जब रिस्ट्रिक्शन करना होता है, लेकिन जब कंप्लीट करना होता है तो कभी भी कोई पोटेशियम डिफिशिएंट नहीं रहता है. एंड सोडियम की बात आई, वो नमक लोग अच्छे से खाते हैं तो आराम से सोडियम डिफिशिएंसी तो किसी में नहीं होती है. समटाइम्स होती है किडनी पेशेंट में, नॉर्मल इंसान में कभी भी सोडियम की डिफिशिएंसी नहीं होती है. सोडियम डिफिशिएंसी तभी होगी जब उसको कोई किडनी का इशू है, किडनी का कोई डिजीज है जिसकी वजह से वो वाटर को सर्कुलेट प्रॉपर नहीं कर पा रहा है एंड एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, किडनी फंक्शन नहीं कर रही, उसी केस में होगा सोडियम एंड पोटेशियम कम होना, ज़्यादा होना, दोनों हो सकता है. तो नॉर्मल इंसान को कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नमक सोडियम की कमी हो गई या पोटेशियम की कमी हो गई. नॉर्मल इंसान को जो डिफिशिएंसी होती है जनरली आयरन, कैल्शियम, इन दो चीज़ों की होती है. विटामिन के केस में विटामिन डी बहुत ही कॉमन है आज की डेट में. विटामिन डी डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है आजकल डिफिशिएंसी होना. लाइक 25 इज नॉर्मल रेंज, लोगों में 13 ऐसा, 12, 13 ऐसा देखने में आ रहा है. So minerals are required by humans for optimal function. Most mineral can be detected in the body and only 15 of them are known to be essential and most must be derived from food. These mineral elements are broadly divided into two classes. Okay, इसमें इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है. वन इज मैक्रो एंड वन इज माइक्रो.
मैक्रो मतलब ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो मतलब छोटी क्वांटिटी में चाहिए। ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब छोटा क्वांटिटी चाहिए। सो मैक्रो मिनरल्स में आ गया आपका मोस्ट रेफर टू एज मेजर मिनरल्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम माइक्रो मिनरल्स बाय देयर occurrence in the body, while macro minerals constitute at least 0.01% of the total body weight। मतलब पूरी बॉडी वेट अगर 100 kg की है तो उसमें 0.1% जो होगा बॉडी वेट उस न्यूट्रिएंट का होगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट का, मैक्रो मिनरल का। लाइक बॉडी क्या है, सब न्यूट्रिशन से ही तो बनी है, सब न्यूट्रिएंट से ही बनी है, उसमें कुछ आयरन है, कुछ कैल्शियम है, ये सब चीजें हैं। तो जो मैक्रो है तो उनका 0.01% जिसका होगा दैट इज मैक्रो में आते हैं वो। They are required in amount greater than 100 microgram per day, whereas on the other hand requirement of micro minerals varies from only few milligrams to micrograms per day। So जो मैक्रो में है वो 100 मिलीग्राम चाहिए होंगे और जो माइक्रो है वो फ्यू होंगे, लाइक 30 माइक्रोग्राम ऐसा होगा, ऐसे रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन फिर भी वो काफी चीजों में खाने में इजीली नहीं मिलते, तो डिफिशिएंट सी रहती है जनरली। सो मैक्रो मिनरल्स आर कैल्शियम, ठीक है, ये माइक्रोग्राम में नहीं चाहिए होती, मिलीग्राम में चाहिए होते हैं। फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस जो हड्डियां बनती हैं फॉस्फोरस से हमारी। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, अगर क्लोराइड का डिफिशियंसी, सोडियम का डिफिशियंसी है तो नमक खा लो। एंड माइक्रो मिनरल्स आर माइक्रो जो कम क्वांटिटी में चाहिए, दैट इज आयरन, जिंक, कॉपर, सिलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयोडीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। लेकिन इनमें भी डिफिशियंसी रहती है आयरन, इसमें से आयरन, जिंक एंड आयोडीन, ये तीन चीजें कई लोगों में डिफिशियंसी रहती है। आयोडीन की डिफिशियंसी से कई बार हाइपर थायराइड के केस में आयोडीन डिफिशियंसी भी देखी गई। तो इंडिया में सिर्फ नमक में एडेड रहता है और उतना नहीं रहता, फॉरेन कंट्री में बहुत सारी चीजों में आयोडीन दे ऐड, तो डिफिशियंसी नहीं होती है यूएस एंड ऑल में। एंड आयरन डिफिशियंसी इसलिए चाहिए तो बहुत कम, 30 माइक्रोग्राम जितना चाहिए पर डे, लेकिन इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कॉमन फूड में बहुत कम है, बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए ये लोगों में मेनली फीमेल्स में डिफिशिएंट रहता है। जिंक भी कई बार डिफिशिएंट रहता है, तो कंफ्यूजन एंड ऑल ये सब चीजें रहती हैं जिंक डिफिशियंसी के कारण। देन क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, देयर सोर्सेस। Classification of vitamin, their sources, digestion, absorption, function और nutritional requirement क्या है उनका, हम अभी देखेंगे। हमने अभी कॉमनली पढ़ लिया कि विटामिन एंड मिनरल्स मेनली क्या काम करते हैं और उसका क्या रोल है, देन कितनी रिक्वायरमेंट है एंड कितने टाइप्स है, अभी हम क्लासिफाई करके इसको देखेंगे। So we shall discuss about vitamins first and then move to minerals. And vitamins are classified as water soluble, fat soluble, ये हमने discuss किया अभी, है ना। Then for fat soluble vitamins भी देखा, D, E, K, A, D, E, K है, तो because they are stored तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। हम कभी खा लिया, सीजन में हम मैंगोज, अभी जैसे मैंगोज का सीजन है, अगर हम अच्छे से मैंगोज खाएंगे एवरीडे तो हम विटामिन ए काफ़ी साल भर के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, ऐसा रिसर्चेस में बताया गया है। सो जो डायबिटिक नहीं है और जो ओबेसिटी का कोई इशू नहीं है वो फ्रीली मैंगोज खा सकते हैं।
कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा कैराटीन हो जाता है बॉडी में, एक्सेस हो जाता है, तो स्किन थोड़ी पेल होने लगती है। जो बहुत मैंगो लवर्स होते हैं तो ऐसा भी होता है, मगर टॉक्सिसिटी तक नहीं जाता है जनरली। अगर आपको पेल लगने लगे स्किन तो फिर थोड़ा क्वांटिटी में रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। Because they are stored I'm talking about fat soluble, so we don't need every day in diet. But in water soluble vitamins we have to take every day. So and B complex की भी डिफिशियंसी काफ़ी रहती है, जिनको डाइजेशन इशू रहता है तो उनमें B complex डिफिशियंसी कई बार देखी जाती है। तो विटामिन बी ज़रूर एवरीडे में होना चाहिए। तो इसके लिए हम सीरियल्स, दाल जो होते हैं, स्प्राउट्स खाने चाहिए। तो स्प्राउट में काफ़ी अच्छा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। जब कभी भी एंटीबायोटिक्स चलते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स भी दिया जाता है, क्योंकि जो गट बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी मर जाते हैं, तो हमें बी कॉम्प्लेक्स से हम उसको रिवाइव कर सकते हैं। Now vitamin A. So the chemical name of vitamin A is retinol. जैसे मैंने बताया इसका कुछ एक नाम भी है। हम in general विटामिन A बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम इसका साइंटिफिक नेम इज रेटिनॉल। So retinol is referred as pre-formed vitamin A. As it is present in foods already in the active form and does not require any conversion, जैसे हमें प्रोटीन के लिए कन्वर्शन करना पड़ता है ना, ब्रेक डाउन करना पड़ता है। हम खाते हैं प्रोटीन के फॉर्म में, लेकिन हमें अमीनो एसिड जब तक नहीं बनेगा हम उसको यूज नहीं कर पाते। लेकिन विटामिन एंड मिनरल्स के केस में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। So retinol itself is found in only in animal food, but milk and some vegetable food also contain the deep yellow or orange carotenes, which can be, जैसे हर एक का पिगमेंट का एक कलर होता है, तो जो रेटिनॉल है उसके पिगमेंट का कलर येलो या डार्क ऑरेंज ऐसा होता है। तो जो भी येलोइश एंड डार्क ऑरेंज, पंपकिन हो गया, मैंगो हो गए, तो ये आप में उसमें समझ जाइए उसमें बहुत ज्यादा कैरोटीन्स है, तो ये कैरोटिनॉइड देते हैं, which can be converted into body to retinol। फिर बॉडी में ये रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं and are therefore source of vitamin A activity. The most important of these is beta carotene, which is the primary and most efficient pro-vitamin A और carotenoid। तो जिसमें भी बीटा कैरोटीन है that is more एक्टिव, मतलब लेंगे तो हम इजीली उसको यूज कर पाते हैं बॉडी में। सो वी ऑलवेज सी कि जब बीटा कैरोटीन की आजकल बहुत बात होती है कि कुछ भी है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, तो वहां पे भी बीटा कैरोटीन काफी हेल्प करता है। नाउ सोर्सेस क्या होंगे इसके? So vitamin A or retinol is found in only in foods or animal origin, ठीक है, such as milk, cheese, cream, butter, ghee, egg, fish, kidney or liver oil, fish such as halibut, cod is a type of fish जिससे cod liver oil बनता है, and shark के भी liver से भी बनता है। So provitamin A or beta carotene is found in primarily plant food, which दो सोर्सेस बताए विटामिन ए के। एक तो रेटिनॉल, डायरेक्टली रेटिनॉल के फॉर्म में जो मिलता है वो एनिमल सोर्स में मिलता है, लेकिन जो कैरोटीन के फॉर्म में मिलता है, कैरोटिनॉइड के फॉर्म में, वो प्लांट सोर्सेज में मिलता है, जो भी येलो कलर के होते हैं उसमें ये पिगमेंट मिलता है जो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। सो बी कैरोटीन इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कैरोटिनॉइड इन प्लांट फूड। Palm fruit and red palm oil are the richest source of beta carotene and dark green leafy vegetable। जो धनिया हो गया आपका,
एमेरेंथस होता है एक लाल साग, वो भी विटामिन बी कैरोटीन होता है उसमें. राइप फ्रूट सच एज मैंगो, पपाया, apricots, yellow orange vegetable like carrot, pumpkin and sweet potato है बी विटामिन येलो, बट उसमें बीटा कैरोटीन होता है जो शकरकंद हम बोलते हैं. So it is very important for eyes, dry eyes and all, and sight के लिए, अच्छी sight के लिए retinol काफी important है. So vitamin A or retinol is an essential nutrient needed in small amount by human for the normal functioning of the visual system. देखने के लिए growth उसका जब ग्रो हो रहा है in that case and development के केस में, and maintenance of epithelial cellular integrity, immune function and reproduction. इसके तीनों के लिए vitamin A और retinol is very important. So vitamin A deficiency is the leading cause of preventable severe visual impairment. आजकल छोटे छोटे बच्चों में आप देख रहे हैं deficiency होती है vitamin A की. Blindness in the most vulnerable are preschool children and pregnant women. Pregnant women because उनकी requirement ज़्यादा है और वो fulfill नहीं कर पा रहे. Particularly in our constable can meet the day's requirement of vitamin A and preschool children. Yet the estimated 2,50,000 to 5 lakhs children would ever become blind every year. तो इतने बच्चे हर साल blind होते हैं due to deficiency, and about half of them die within a year. Administration a large doses of vitamin A to children at risk has been most popular approach to control nutritional blindness. तो 2-3 तरह की blindness होती है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. तो एक उसमें से न्यूट्रिशनल blindness है जो डिफिशियंसी की वजह से है. एंड जो ड्राई आई है दैट इज वेरी कॉमन नाउअडेज, जो भी विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से होती है. इचिंग होना, ये सब चीजें विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती है. द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ great significance is the role of vitamin A in differentiation of cells. So the role in growth and cellular differentiation. The growth and differentiation of epithelial cell without the body are specially affected by vitamin A deficiency. In addition, goblet cell is a part of cell. Goblet cell numbers are reduced in epithelial tissues, and as a consequences, mucus secretion diminished. Mucus secretion मतलब जो liquid secretion होता है हमारा बॉडी के अंदर में, जिससे बॉडी मॉइस्ट रहती है, वो कम हो जाता है. जैसे अगर आईज में भी टीयर जो होता है, जो लुब्रिकेशन होता है, तो वो कम होता है. तो इसीलिए ड्राई आई की प्रॉब्लम होती है. तो म्यूकस सिक्रीशन कम होता है. सेल लाइनिंग प्रोटेक्टिव टिश्यू surfaces fail to regenerate and differentiate. Hence, they are flattened and accumulate keratin. Then xerosis and xerophthalmia are such disease due to deficiency of vitamin A. Now, role in immune response. Immune response में हम generally सिर्फ इतना समझते हैं कि protect कर रहा है, that means vitamin C काम कर रहा है, लेकिन यहाँ भी vitamin A का भी role है. So cell lining जो होती है, क्योंकि ये formation कर रहा है एक epithelial cell का important part का, so cell lining protective tissue surface fail to regenerate and differentiate.
hence they flattened and accumulate keratin. Both factors, the decline in mucus secretion and loss of cellular integrity, reduce the body ability to resist invasion to form potentially pathogenic organism. जो भी पैथोजन आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, so can also compromise the immune system. ठीक है, ये फाइट नहीं करने का काम है विटामिन सी की तरह, लाइक फाइटिंग का रोल प्ले नहीं कर रहे, लेकिन जो सेल प्रॉपर नहीं बना पा रहे जिसकी वजह से वो इम्यून सिस्टम पे अटैक कर पा रहे हैं पैथोजेंस, directly in filtering with the production of some types of protective secretion in cell. तो प्रोटेक्टिव सिक्रीशन को इंटरफेयर करता है ये. So vitamin A is very important. So in this season you can add mangoes, carrots and pumpkin. जो कद्दू खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं ऑरेंज वाले, एंड रेड में भी होता है, ऐसा नहीं है रेड वाले गाजर में नहीं होता है. एंड आप मैंगोज खा सकते हैं, दैट इज वेरी रिच इन रेटिनॉल. Integrity of epithelial tissue. Vitamin A is essential for the integrity of mucus secretion cell. In fact, vitamin A of the lungs, intestine, stomach, vagina, urinary tract and bladder, eyes and skin. तो अगर यूटीआई हो रहा है कुछ लोगों को बार बार, तो विटामिन सी डिफिशियंसी भी रहती है वहाँ पे, साथ साथ विटामिन ए डिफिशियंसी भी हो सकती है. तो ये दोनों ही इंक्रीज करना इन दैट टाइम. हम सिर्फ ध्यान देते हैं वाटर इनटेक इन विटामिन सी पे, लेकिन कई बार विटामिन ए मिस हो जाता है. तो विटामिन ए अगर सही से होगा तो एपिथेलियल लाइनिंग प्रॉपर होगी और इन्फेक्शन होगा ही नहीं. So urinary tract and bladder, eyes and skin, these cells act as important barriers to bacteria. तो एक barrier का काम करता है, protection layer we can say. So certain cells other mucous में तो ये डैमेज भी इजीली नहीं होगा. In deficiency, the epithelial tissue are keratinized. So these tissue affected are salivary gland, respiratory tract, eyes, skin, sex organs. तो ये keratinize हो जाएगा तो it may dry up and crack. Role and antioxidant role as antioxidants. So vitamin A is one of the antioxidant, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, फ्री रेडिकल्स को रोकने का, डैमेज करने का कौन काम करता है, तो फ्री एंटीऑक्सीडेंट्स. तो हमें विटामिन ए भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है. And relate nutrient may collectively be important in protective against condition related to and oxidative stress. Oxidative stress मतलब ऑक्सीडाइज सेल्स बनते हैं जो जैसे अभी बात किया फ्री रेडिकल्स, तो वो भी एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है. तो इसको कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट खाना पड़ता है. सो सच एज एजिंग, एयर पॉल्यूशन, ये सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं. सो ये सब नहीं होगा जब हम एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे. तो कौन करा रहा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कौन दे रहा है? एजिंग, एयर पॉल्यूशन, अर्थराइटिस, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैटरैक्ट, डायबिटीज मेलाइटस एंड इन्फेक्शन. इन सबसे
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट आवर सेल अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल ने जो डैमेज किया है, ठीक है, तो उससे एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट करता है। आर पोटेंशियली डैमेज कंपाउंड्स produced as byproduct of metabolism as well as through exposure to toxin and pollutant। ठीक है, तो इनसे विटामिन ई हमें प्रोटेक्ट करता है। बोन्स, तो नर्व में तो बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। तो द रोल ऑफ विटामिन ई इन बोन फॉर्मेशन and the association of its deficiency with the degeneration of myelin sheath। myelin sheath एक लेयर की तरह होती है दो बोन्स के बीच में, is currently being explored। तो वो कई बार डैमेज होती है अगर डेफिशिएंसी रहा तो। So role of protein metabolism in growth। Severe vitamin A deficiency result in abnormal RNA metabolism। तो RNA क्या है? काइंड ऑफ प्रोटीन है, तो उसका मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है विटामिन A, and hence interferes with growth। hence vitamin A is also called growth vitamin। तो ग्रोथ के लिए not only calcium protein but vitamin A also we have to check कि सही जा रहा है कि नहीं। Now role in synthesis of mucoproteins and macropolysaccharides। So vitamin A is vital for the synthesis of mucoproteins and glycoproteins in incorporation of inorganic sulfate in mucopolysaccharides and their synthesis। तो ये जो सैकेराइड्स हैं, कार्ब्स हैं, तो इनको सिंथेसिस करने के लिए भी, बनाने के लिए भी हमें चाहिए विटामिन ए। So these are mucoprotein and micropolysaccharides। So mucoprotein is kind of protein and polysaccharides is kind of carbohydrate। Now role in reproduction, ठीक है, तो डिफिशियंसी विटामिन ए होने से क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी हो सकती है, बच्चे होने में दिक्कत आ सकती है इन द मेल, एंड फेलियर ऑफ फीमेल टू कंसीव और रीअब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द फीटस, chiefly in so deficiency of vitamin A leads to infertility in male and failure of female conceive। तो fertility कम हो सकती है मेल में, और फीमेल में कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर विटामिन ए डिफिशियंसी होती है। तो आज हम इतना ही करते हैं। We are at page number 42, subject 1, paper 1। So कुछ query है तो पूछिए। ऑलवेज यूज सीजनल थिंग्स। जो भी सीजन का आ रहा है वो ज़रूर इंक्लूड करिए। आपका लोकल फूड्स जो इतने फैंसी नहीं है तो उनको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो जो फैंसी नहीं होते उसमें एडल्ट्रेशन भी नहीं होता है एंड कुछ अलग न्यूट्रिएंट हो सकता है, तो आप ज़रूर उनको ट्राई करिए। बट कभी भी कोई न्यू फूड जब आप खा रहे हैं तो कभी भी स्पेशली इन चिल्ड्रन, जब आप छोटे बच्चे को जब आप वीनिंग करा रहे होते हैं
नया नया फूड खिला रहे होते हैं तो कभी भी रिपीट नहीं करना है। जैसे आप अगर किसी बच्चे को सिर्फ दाल एंड राइस दे रहे हैं, अब आपको थर्ड फूड स्टार्ट करना है, जैसे कि वीट की बात करें, गेहूं की चीज़ें, तो एक बार वीट देके आपको 3 डेज तक रुकना है कि उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कुछ एलर्जी तो नहीं आ रही है ना। तो आपको समझ में आएगा किस चीज़ से एलर्जी हुई है। और एक बार में छोटे बच्चों में 2 चीज़ें न्यू नहीं देनी है, तो समझ में नहीं आता अगर प्रॉब्लम हुई तो किससे हुई। तो हमेशा एट अ टाइम 1 फूड ही इंट्रोड्यूस कराइए, न्यू 1 फूड। तो इससे समझ में आता है कि अगर प्रॉब्लम हुई तो उससे तो नहीं हुई। अगर मान लीजिए किसी कोई न्यू फूड खाने से वॉमिटिंग हुई है तो लेकिन और उतनी सीवियर नहीं, तो आप एक बार फिर से खिला सकते हैं चेक करने के लिए कि उसी से हुई है या सम अदर रीजन रहा होगा। हम एक बार खिला के और वॉमिटिंग हुई तो ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको इससे एलर्जी हो गई। वी कैन मेंशन दिस कि हाँ, उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं कि इससे हुआ था, लेकिन दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर हुआ दैट मीन्स द कल्प्रिट इज दैट न्यू थिंग। तो आपको चेक रखना चाहिए कि किस बच्चे को किससे एलर्जी है। तो क्योंकि आजकल पहले इतनी एलर्जी की चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आजकल एलर्जी बच्चों में काफ़ी देखने में आ रही है। तो दिस इज द मेथड टू चेक एलर्जी किससे है। आजकल लोग बहुत महंगे महंगे टेस्ट कराते हैं, 1000 रुपीज़ के टेस्ट एलर्जी के, बट आई डोंट रिकमेंड दैट कि आप इतना टेस्ट करें, क्योंकि जब आप एलर्जी टेस्ट कराएंगे तो आपको 50% जो आप चीज़ें खा रहे होते हैं उसमें ही दिखाएगा कि आपको एलर्जी है उससे। तो अगर किसी चीज़ से बहुत सीवियरिटी प्रॉब्लम आ रही है तो ये फूड जो मेथड है, खाने वाला टेक्निक, इससे ज़रूर चेक करिए, क्योंकि ब्लड में आप जब चेक कराएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा जो जिसमें आपको बोलेगा नहीं खा सकते, इतना एलर्जेंट है इसमें। लेकिन जिस चीज़ खाने से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, कुछ बैड इफेक्ट हो रहा है, इचिंग हो रही है, दैट इज एक्चुअली द टेक्निक टू चेक। तो एक ये मेथड भी होता है कि हम न्यू चीज़ें खिला के देखते हैं। एडल्ट्स में भी करा जाता है ऐसा कि अगर किसी को कोई इचिंग हो रही है, बार बार पेट दर्द हो रहा है, तो कुछ लिमिटेड खाने पे ही रखा जाता है, फिर एक नई चीज़ ऐड की जाती है जो वो पहले खाते थे जब उनको एलर्जी जैसी चीज़ें होती थी। तो अगर फिर बढ़ रहा है किसी एक चीज़ से तो हम वो चीज़ को बंद कर देते हैं। तो ये टेक्निक इज मोर हेल्पफुल देन दैट, क्योंकि वो ब्लड टेस्ट में जो आता है उसमें आपको 50% चीज़ें बंद कर देंगे। एप्पल में भी एलर्जी आ जाएगी, अंडे में भी एलर्जी आ जाएगी, तो आप हर चीज़ तो बंद नहीं कर सकते। तो जिससे आपको बॉडी रिएक्ट कर रही है वो चीज़ें आपको बंद करनी है एलर्जी के केस में। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन। जय श्री कृष्णा। गुड नाइट। जय श्री कृष्णा।